स्टूडेंट्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो पिछला वीडियो था वो अल्कोहलों के रासायनिक गुण में हमने बात कर ली थी अल्कोहलों के अवरोहण की, आरोहण की। अब बात करेंगे हम अल्कोहलों के अवरोहण की। आज का वीडियो जो हमारा होगा वह अल्कोहलों के अवरोहण से होगा। अल्कोहलों का अवरोहण, अल्कोहलों का अवरोहण। अवरोहण से तात्पर्य ये होता है जैसे आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? निम्न से उच्च की ओर, और अवरोही क्रम क्या होता है? उच्च से निम्न की ओर। यानी कि उच्चतर अल्कोहलों से निम्नतर अल्कोहलों की प्राप्ति, निम्नतर अल्कोहलों की प्राप्ति अल्कोहलों को क्या कहलाएगी? अवरोहण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अल्कोहलों का अवरोहण। कैसे होता है अल्कोहलों का अवरोहण? रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, मैंने उच्चतर अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH। इस उच्चतर अल्कोहल का हमें पता है कि जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य क्या बनेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, NH4OH के साथ। देखो, इसका H और इसका OH माइनस क्या निकल जाता है? H2O। क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O NH4। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट आयन, अमोनियम एसीटेट आयन। अमोनियम एसीटेट आयन अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी, अनस्टेबल, अनस्टेबल। इसको किया जाता है गरम। क्या किया जाता है? गरम। और गरम करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? H2O, वाष्प निकलेगी। क्या बचेगा? एमाइड बचता है, C डबल बॉन्ड O NH2। इसका व्युत्पन्न नाम तो है एसीटामाइड और IUPAC नाम है इसका एथेनेमाइड। क्या नाम है? एथेनेमाइड। इस एथेनेमाइड की क्रिया कराई जाती है Br2 के साथ और KOH के साथ। ये कहलाती है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगी रिएक्शन हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसको कार्बन निम्नीकरण की उपयुक्त विधि माना जाता है। कार्बन निम्नीकरण की उपयुक्त विधि क्यों माना जाता है? देखो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। इसकी विध मैकेनिज्म में आपको क्लियर करूंगा, अच्छे से समझ में आएगी रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बन जब प्रोडक्ट बचता है इसमें CH3NH2, यानी कि एक कार्बन कम हो जाता है इसमें। देखो, यहाँ पर 2 कार्बन थे, एक कार्बन क्या हो गया? कम हो गया। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? हाफमान हाइपोब्रोमाइड कार्बन निम्नीकरण विधि माना जाता है। अब जो ये एमीन बना है, इस एमीन की क्रिया हम कराते हैं, आपको पता है, टिल्डेन अभिकर्मक के साथ। टिल्डेन अभिकर्मक क्या है? मैं इसको यहां लिखता हूं। देखो, टिल्डेन अभिकर्मक होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड CH3NH2। ये रिएक्शन हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। NOCl टिल्डेन रिजेंट के साथ, टिल्डेन रिजेंट के साथ। टिल्डेन रिजेंट के साथ जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो ये बनेगा प्राथमिक मोनोहेलोएल्केन या हेलोएल्केनों का अभिलाक्षणिक समूह। हेलोएल्केनों का अभिलाक्षणिक समूह की क्रिया एक्वस KOH के साथ कराएंगे। एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। तो क्या बन गया? CH3OH। तो क्या प्राप्त हुआ? देखो, ध्यान देना, उच्चतर अल्कोहल से क्या प्राप्त हो गया? निम्नतर अल्कोहल। लेकिन इसमें कई स्टेप हैं, अनेक स्टेप हैं। देखो, सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण किया, कार्बोनिल यौगिक एसिड एल्डिहाइड। क्या बना? कार्बोनिल यौगिक एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया तो क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया, क्या बना? अमोनियम एसीटेट आयन। और अमोनियम एसीटेट आयन कैसा होता है? अनस्टेबल। इसको जब गर्म किया जाता है तो रिमूव क्या होता है इसमें से? H2O। क्या बचेगा? एसीटामाइड। और एसीटामाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ गिराया जाता है। रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? ये वाली हाफमान ब्रोमाइड कार्बन निम्नीकरण। क्या बनेगी? प्राथमिक एमीन। क्या बनेगी? प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन की क्रिया टिल्डेन रिजेंट से कराएंगे तो क्या बनेगा? हेलोएल्केनों का अभिलाक्षणिक समूह या मोनोहेलोएल्केन। और मोनोहेलोएल्केन को एक्वस KOH के साथ हमने रिएक्शन करी रखी है, तो क्या बना? मेथेनॉल। अब रिएक्शन कैसे आएगी एग्जाम में? ये दे देंगे आपको एरो के ऊपर, ये दे देंगे, इसको कहेंगे A, इसको दे देंगे एरो के ऊपर, इसको कहेंगे B, एरो के ऊपर ये दे देंगे और इसको कहेंगे C, और कहेंगे कि A B C को पहचानिए, या बीच में से कोई सा भी स्टेप उठा देंगे और कहेंगे कि A या B को पहचानिए, उत्पाद क्या होगा? पूर्ण कीजिए।
तो ये रिएक्शन इस तरह से इंपॉर्टेंट थी। ये क्या कहलाता है? एल्कोहलों का अवरोहण कहलाता है, यानी कि उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल की प्राप्ति क्या कहलाएगी? एल्कोहलों का अवरोहण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एल्कोहलों का अवरोहण। अब हम बात करते हैं, देखो आरोहण की बात कर ली, एल्कोहलों के अवरोहण की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एल्कोहलों में परीक्षण की, कि एल्कोहलों में अंतर कैसे किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर करने के लिए किन किन कंपाउंडों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहलों में विभेद की रासायनिक अभिक्रियाएं। या एल्कोहलों में विभेद करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहलों में विभेद करने वाली रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें ल्यूकास रीजेंट का। किसका होता है? ल्यूकास रीजेंट। और ल्यूकास रीजेंट को टाबरियो आप जानते हो क्या होता है? सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 का मिश्रण। ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। अब ये तीनों में कैसे अंतर करता है? ल्यूकास रीजेंट तीनों में अंतर किस प्रकार करता है? तो देखो तीनों एल्कोहल ले लेते हैं हम। ये हो गया R3C के साथ OH, ये तृतीयक हो गया। R2CH के साथ OH, ये तो 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इन सबकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा? सांद्र HCl यानी ल्यूकास रीजेंट के साथ। ल्यूकास रीजेंट के साथ तो इसको तो तुरंत ही, ये तो ल्यूकास रीजेंट के साथ तुरंत ही तृतीयक हैलोएल्केन निर्मित कर लेता है, तुरंत, बहुत फास्ट। यानी कि रिएक्टेंट डाला और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में रीजेंट डाला तो प्रोडक्ट तुरंत बना, फास्ट रिएक्शन। या 10 की पावर माइनस लगभग 16 या 10 की पावर माइनस 18 सेकंड में रिएक्शन पूर्ण हो जाती है। जबकि इस रिएक्शन को करने में क्या होता है? वही ल्यूकास रीजेंट होगा, द्वितीयक एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा तो सही सेकेंडरी हैलोएल्केन, बनेगा तो सही, लेकिन लगभग कितने मिनट लगेंगे? 5 से 10 मिनट के बीच में लगेंगे। कितने मिनट के बीच में लगेंगे? 5 से 10 मिनट के बीच में। जबकि इसमें क्या है? वही ल्यूकास रीजेंट डालेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? रिएक्शन संपन्न नहीं होगी, नो रिएक्शन होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो यहाँ एल्किल समूह कितने जुड़ रहे हैं? 3, यानी मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ R। तो एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है बताओ? प्लस आइप्रेनिक प्रभाव। 3 डिग्री कार्बन पर क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। आसानी के साथ OH माइनस का प्रतिस्थापन किससे हो जाएगा? नाभिक स्नेही Cl माइनस से हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तृतीयक हैलोएल्केन। रिएक्शन फास्ट स्पीड से होती है, 10 की पावर माइनस 16 से 10 की पावर माइनस 18 के बीच में कंप्लीट हो जाती है। जबकि इसको करने में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। और इसके साथ क्योंकि एल्किल समूह की संख्या न्यूनतम रह गई, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं, इसलिए नाभिक स्नेह का प्रतिस्थापन नहीं होगा, इसलिए कोई रिएक्शन अभिक्रिया नहीं होगी। तो ल्यूकास रीजेंट के साथ भी तीनों एल्कोहलों का आसानी के साथ परीक्षण किया जाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, आपसे कोई एग्जाम में ये पूछे कि एल्कोहलों में विभेद करने का कोई एक अभिकर्मक का नाम दीजिए, तो कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है गिरनियर अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, टिल्डेन अभिकर्मक, या आपसे सुपर गिरनियर अभिकर्मक दे दे, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ल्यूकास अभिकर्मक। इस तरह से कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं एक विधि की, वो विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तीनों एल्कोहलों में अंतर करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। उस विधि का नाम है विक्टर मेयर। एक साइंटिस्ट थे विक्टर और मेयर, दोनों ने, साइंटिस्टों ने इन एल्कोहलों में अंतर करने के लिए एक विधि दी थी जिसका नाम है विक्टर मेयर मेथड। इस विक्टर मेयर मेथड में तात्पर्यों में तीनों एल्कोहलों को एक साथ लिखता हूं। देखो ये तो मैंने लिख दिया प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, ये लिख दिया मैंने द्वितीयक एल्कोहल R2CH के साथ OH, और यहां पर लिख दिया मैंने तृतीयक एल्कोहल R3C के साथ OH। ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया और ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। इस रिएक्शन में तीनों एल्कोहलों का परीक्षण करना है, यानी इस विधि के अंतर्गत तो तीनों एल्कोहलों का परीक्षण करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है फास्फोरस प्लस I2 के साथ, यानी एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन, यानी ये बनेगा RCH2I। यहां पर भी वही स्थिति होगी, फास्फोरस प्लस I2, R2CH के साथ क्या बनेगा? I। यहां पर भी वही स्थिति होगी, फास्फोरस प्लस I2। अब देखो
अंतर करते चलने भाई रिएक्शन तीनों कहां तक देंगे और कहां नहीं देंगे। तो तीनों अभी तो दे रहे हैं, तीनों क्या होगा, एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। तो ये बनेगा R3C के साथ I बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, किसके साथ, AgNO2। यहाँ पर NO2 क्या है, एक नाभिक स्नेही है, और यहाँ पर I क्या है, नाभिक स्नेह। एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, क्योंकि एक कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। क्या निकल जाएगा, AgI, क्या बचेगा, RCH2NO2 बन गया। यहाँ पर भी वही AgNO2 के साथ कराएंगे, तो एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से यहाँ भी प्रतिस्थापन हो रहा है, तो क्या बनेगा, R2CH के साथ NO2, और फिर दोबारा से यहाँ AgNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, R3C के साथ NO2। तो अभी तक तो तीनों एल्कोहल दे रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन में HNO2 के साथ करा रहा हूं, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, और इसकी रिएक्शन भी मैं HNO2 के साथ करा रहा हूं, HNO2, और इसकी रिएक्शन भी मैं HNO2 के साथ करा रहा हूं। अब यहाँ दिक्कत होगी, यहाँ गड़बड़ होगी कि तीनों एल्कोहल यहाँ तक तो सही चल रहे थे, कॉमन चल रहे थे, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं देंगे। देखो ये देगा, कैसे देगा, मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं इसको खोल के लिखता हूँ, RC के साथ H के साथ H के साथ NO2, और HNO2 को मैंने खोल के लिख दिया N डबल बॉन्ड O के साथ OH। देखो HNO2, क्लियर। तो यहां से क्या निकल गया बताओ, H2O। क्या बचा, RC के साथ H के साथ H, सॉरी RC के साथ H तो हट ही गया, क्या बचा, डबल बॉन्ड N के साथ OH, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, NO2। अब यहाँ पर इसने रिएक्शन दे दी, ये क्या करता है, क्षार NaOH के साथ रिएक्शन करता है और नीले रंग का निर्माण करता है। किस रंग का निर्माण करता है, नीले रंग का। तो अपन को प्राप्त पता चल जाता है भाई जो नीला रंग देगा वो कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। अब इसकी रिएक्शन में यहां से कराऊंगा, देखो इसको मैं खोल के लिख रहा हूं, देखो N डबल बॉन्ड O के साथ OH, तो देखो इसका H2O बाहर हो जाएगा, इसका H और इसका OH, H2O बाहर, बचा क्या, R C के साथ क्या बच रहा है नीचे, देखो N डबल बॉन्ड O और आगे NO2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ये लाल ही रंग देता है क्षार NaOH के साथ, क्षार NaOH के साथ कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, और लाल से ही मैंने इस मार्कर को लिख दिया है, ठीक है। और साथ में इसका नाम होता है स्यूडो नाइट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछा जाए स्यूडो नाइट्रोल क्षार NaOH के साथ कैसा रंग देता है, तो लाल रंग का रंजक देता है, एक तरह से डाइस देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, बहुत मजेदार रिएक्शन है ये। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है नहीं, हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमको पता चल गया कि ये तो HNO2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दे रहा है, इसका मतलब कौन सा एल्कोहल हो गया, तृतीयक। यहाँ पर पता चल गया स्यूडो नाइट्रोल NaOH के साथ कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा, इसका मतलब कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक। और यहाँ पर पता चल गया कि प्राथमिक एल्कोहल HNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्षार NaOH के साथ नीला रंग देगा, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। तो ये तीनों एल्कोहलों में अंतर करने की कौन सी विधि कंप्लीट होती है, विक्टर मेयर विधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एल्कोहलों का औद्योगिक महत्व, एल्कोहलों का औद्योगिक महत्व। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेथेनॉल की। मेथेनॉल को मैंने आपको बताया था, मेथेनॉल का जो व्युत्पन्न नाम होता है वो होता है कार्बिनोल। क्या होता है, कार्बिनोल। और इसको रूढ़ पद्धति में क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रीट कहते हैं। जो लकड़ी के भंजन या आसवन या भंजन से प्राप्त किया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कास्ट स्प्रीट का नाम क्या है, क्या सूत्र है, तो मेथेनॉल होगा। व्युत्पन्न नाम क्या है, कार्बिनोल होगा। मेथेनॉल जो होता है वो निर्मित कैसे किया जाता है, वाटर गैस की क्रिया। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। ध्यान रखना, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखेंगे तो C भी बड़ा और O भी बड़ा, ध्यान रखना। और अगर O छोटा कर दिए तो कोबाल्ट प्रतीक हो जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसको रिएक्शन कराई जाती है ZnOCr2O3। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए रिएक्शन। और ये होती है 573 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ये दाब प्रोडक्ट बनता है CH3OH। देखो 2 दूनी 4 और कार्बन ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है मेथेनॉल। ठीक है, इसे इसका उपयोग
ये बहुत ही विषैला होता है, इसके ज्यादा सेवन से अंधापन हो जाता है, और अगर व्यक्ति ने इसको ज्यादा पी लिया, क्योंकि इसको सुपर पावर अल्कोहल भी कहते हैं, और इससे को अगर व्यक्ति ने ज्यादा पी लिया तो मृत्यु तक हो जाती है। ये तो हो गया आपका मेथेनॉल। अब एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल जो वाइनों के अंतर्गत होता है, जो आपकी जिनको अंग्रेजी वाइन कहते हैं, एथेनॉल C2H5OH, जितनी भी मदिरा होती है, शराब होती है, उनके अंदर एथेनॉल पाया जाता है। जैसे बियर में लगभग बताते हैं 5 से 7 या 8% पाया जाता है, ठीक है। और ये इसको अनएल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति अनएल्कोहल भी कहते हैं। अनएल्कोहल का मतलब क्या है, व्यक्तियों का, अधिकतर व्यक्तियों का क्या है, भोजन होता है, सुबह नाश्ता भी इसी से होता है और शाम को खाने से पहले भी नाश्ता इसी से होता है, तो ये स्थिति होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनएल्कोहल कहते हैं, ठीक है, जो के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। और इसमें एक चीज होती है कि प्राप्ति कैसे होती है, कि सबसे पहले एक सीरा नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। सीरा क्या होता है, जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका किण्वन होता है। किण्वन के फलस्वरूप गन्ने और चकुंदर के उनके साथ साथ गन्ने और चकुंदर का किण्वन प्राप्त होता है, जिससे लाल गाढ़ा भूरा रंग का द्रव प्राप्त होता है, उसको सीरा कहते हैं। और सीरे में जो मात्रा पाई जाती है वो शर्करा की होती है, और शर्करा के अंतर्गत, अगर सीरे के अंतर्गत शर्करा के अंतर्गत सुक्रोज बन रहा है, क्या बन रहा है, सुक्रोज, यानी कि 3 शर्कराएं होती हैं डाइसैकेराइड के अंतर्गत। कौन सी शर्कराएं होती है, देखो ये आपको क्लियर है अच्छे से। एथेनॉल होता है, मदिरा का मुख्य अंश होता है, 5 से 7% पाया जाता है। अनएल्कोहल भी कहते हैं। इसमें एक पदार्थ बनता है सीरा, जो नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से, किण्वन करने से बनाया जाता है। सीरे से क्या निर्मित होती है, शर्करा। शर्करा में अगर मात्रा हो सुक्रोज की, यानी कि मैं बात कर रहा था 3 शर्कराएं होती हैं। एक शर्करा, इनको बोलते हैं डाइसैकेराइड शर्करा, डाइसैकेराइड शर्करा। जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, डाइसैकेराइड्स क्या होता है। डाइसैकेराइड्स में 3 पढ़ते हैं हम, एक तो पढ़ते हैं सुक्रोज, एक पढ़ते हैं माल्टोज, और एक पढ़ते हैं लैक्टोज। अगर उस शर्करा में सुक्रोज की प्राप्ति होती है सीरे के अंतर्गत, तो सुक्रोज का संरचना सूत्र होता है C12H22O11। तीनों का संरचना सूत्र यही है, C12H22O11। इसका जल अपघटन कराया जाता है, और जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, इन्वर्टेज एंजाइम। सभी एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, ध्यान रखना। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराया जाता है, तो इससे एक प्राप्त होता है ग्लूकोज C6H12O6, और एक प्राप्त होता है C6H12O6। इसका तो नाम है ग्लूकोज, और ये है फ्रक्टोज। अब ये कहोगे कि सर इसमें दोनों का संरचना सूत्र समान है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, और इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। ये अंतर पाया जाता है, संरचना सूत्र दोनों का समान होता है। अब जो ये ग्लूकोज बना है, क्या बना है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम। ये पूछा गया प्रश्न है कि ग्लूकोज को किस एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, कंपटीशन की दृष्टि से भी, वैसे भी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब अपघटित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो एथेनॉल के 2 मोल प्राप्त होते हैं, और साथ में CO2 गैस का क्या होता है, निष्कासन। क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 5 और 1 6, 6 दूनी 12, यानी C6H12O6 का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। इसी प्रकार यदि अगर उसमें स्टार्च बना हुआ है, जैसे गेहूं है, जौ है, चकुंदर है, इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है, C6H10O5 का होल N। इसका जल अपघटन कराया जाता है डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ध्यान रखना, इस एंजाइम की उपस्थिति में डायस्टेज। तो N मोल माल्टोज के प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं, C12H22O11। माल्टोज के N मोल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, माल्टोज के N मोल। और माल्टोज के N मोल क्या करते हैं, माल्टोज का जब N मोल प्राप्त होता है, तो माल्टोज जो होता है C12H22O11, इसका जब जल अपघटन कराया जाता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किस एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टेज। तो ग्लूकोज के 2 मोल प्राप्त होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई ये पूछे कि माल्टोज का जब जल अपघटन होगा तो ग्लूकोज के कितने मोल प्राप्त होंगे, 2 मोल। और ग्लूकोज को आप जानते हो, और ग्लूकोज को जब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में भी मैंने पीछे चर्चा की थी, उपस्थिति में अपघटित किया जाएगा तो 2 मोल तो किसके प्राप्त होंगे, C2H5OH के, 2 मोल क्या निकलेंगी, CO2
गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, हमारे औद्योगिक महत्व के लिए एथेनॉल का निर्माण होता है। अब इसमें हम बात करते हैं आगे, पावर अल्कोहल क्या होता है। पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल होता है कि जब अल्कोहल में, यानी कि जो शराब होती है, अगर उसमें बेंजीन और ईथर मिला दिया जाए और उसको हम शक्ति उत्पादन के लिए प्रयोग में लें, उसको क्या कहेंगे, पावर अल्कोहल। ये परिभाषा मैंने आपको बताई पावर अल्कोहल की। पावर अल्कोहल के लिए यदि कोई अल्कोहल है, अगर उसमें बेंजीन और ईथर को प्रयोग में लिया जाए, उससे शक्ति उत्पन्न हो, यानी उससे गाड़ी चल जाए, बाइक चल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पावर अल्कोहल। एक होता है परिशुद्ध अल्कोहल, ध्यान देना मेरी तरफ जो मैं बोल रहा हूँ। परिशुद्ध अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल होता है 100% शुद्ध अल्कोहल, यानी उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। और एक होता है अल्कोहलों का विकृतीकरण, अल्कोहलों का विकृतीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिभाषा हर साल लगभग पूछ ली जाती है, अल्कोहलों का विकृतीकरण। विकृतीकरण क्या होता है कि अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए, यानी कि पिए नहीं, पीने अयोग्य बनाने के लिए इसमें क्षारक, पिरीडिन और कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, जिससे अल्कोहलों का विकृतीकरण कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्कोहल का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिनोल की चर्चा करेंगे, इसलिए आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो आज का टॉपिक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए मेरे से आप लगातार जुड़े रहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आगामी वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।